हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 7 हिस्ट्री। इसमें हमने कई सारे पार्ट डिस्कस कर लिए एंड टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट पार्ट। और हमने हमारे पिछले पार्ट में भी देखा था फिश एज फूड के बारे में। मैंने आपको बताया था कि फिश एक नॉन वेजिटेरियन फूड है, बट ज्यादातर ब्राह्मण जो वेजिटेरियन होते हैं, तो फिर फिश क्यों कंज्यूम करते हैं? तो कोस्टल एरिया जो इंडिया के हैं वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि फिश जो है उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो ऐसा क्यों है, इंडियंस फिश क्यों कंज्यूम करते हैं? तो मेन चीज ये है कि उनके जो रीजन है, रीजन वाइज फिश को एज उन्होंने कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो अब ब्राह्मण्स को वो चीज सही नहीं लग रही थी, बट बाद में उन्होंने भी इसको अलाउ कर दिया कि ठीक है, आपके रीजन के डिमांड के अकॉर्डिंग यू कैन कंज्यूम फिश। तो वही हम यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट फिश एज फूड। तो चलिए फिश एज फूड को देखते हैं हमने इस वाले टॉपिक में कई सारी बातें करी है, अब हम फूड के बारे में देखते हैं। तो ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड। अब आप जानते हैं ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स जो है वो लोकली जो फूड अवेलेबल है ना उसी पे डिपेंड होती है। अब आप देखिए लोकली कोस्टल्स में फिश अवेलेबल है तो पीपल यूज टू ईट फिश, तो इस वजह से ये एज अ फूड आप देख सकते हैं। अब बंगाल इज अ रिवर इन प्लेन विच प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश। अब बंगाल जो है वहां पे आपको कोस्टल एरिया भी मिलेगा, लैंड भी है सब है। तो वहां पे जो है प्लेन एरिया भी है और कोस्टल एरिया भी है। इस वजह से क्या है कि आप वहां पे लोग फिश भी कंज्यूम करते हैं, राइस भी कंज्यूम करते हैं क्योंकि मार्शी है, मैंग्रोव लैंड है। तो अंडरस्टैंडेबली दीज टू आइटम्स राइस एंड फिश figure prominently in the menu of even poor and Bengalis। तो जो पुअर लोग है ना वो भी फिश और जो राइस है उसको कंज्यूम करते हैं। तो फिशिंग हैज ऑलवेज बीन एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड बंगाली लिटरेचर कंटेन्स सेवरल रेफरेंसेस टू फिश। तो बंगाली लिटरेचर में फिश की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, राइस तो वो रीजन के अकॉर्डिंग कंज्यूम होता ही। तो देखा जाए what is more terracotta plaques on the walls of temples and viharas जहां पे लोग विश्राम करने आते हैं, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं कुछ सीजन जैसे कि कोई सर्दियों के सीजन होते थे उसमें जो बुद्धिस्ट है उनके लिए विहारास बनाए जाते थे। अब डेपिक्ट सीन्स ऑफ फिश बीइंग ड्रेस्ड। अब जो फिश है उसको एज अ ड्रेस्ड बताया गया है, जैसे ड्रेस जो है बताया जाता था, फिश बीइंग ड्रेस्ड एंड टेकन टू द मार्केट इन द बास्केट। आज के समय में फिश मार्केट हमारे यहाँ बहुत बड़ा है, ब्राह्मण्स फिश कंज्यूम करते थे इवन इफ दे आर वेजिटेरियन, बट फिर भी फिश जो है लोकल लेवल पर जो फूड की रिक्वायरमेंट थी ना उसे फिश संतुष्ट करती थी। सो इट इज द सेटिस्फैक्शन विच इज गिवन टू द लोकल कम्युनिटी दे। आप सब जानते हैं जैसा लोकल फूड होगा उस तरह से ही लोग अपना जो कंजम्पशन है वो बनाएंगे। So Brahmins not allowed to eat non-vegetarian food, as I say earlier. But the popularity of fish in the local diet made the Brahminical authorities relax. क्योंकि देखिए डाइट में था फिश, हर किसी के लिए डाइट में लोग फिश खाते। तो ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज रिलैक्स दिस प्रोहिबिशन फॉर द बंगाल ब्राह्मण्स। उन्होंने कहा चलो ठीक है, बंगाल ब्राह्मण्स को हम इस फिश कंज्यूम करने को अलाउ कर देते हैं कि चलो ठीक है, आपकी लोकल डिमांड है, यू हैव नो अदर ऑप्शन सो वी कैन अलाउ। तो बंगाल ब्राह्मण्स को अलाउ कर दिया गया फिश कंज्यूम करने का। अब द ब्रीहा धर्मा पुराना a 13th century Sanskrit text from Bengal permitted the local Brahmins to eat certain varieties of fish। तो इतना ही नहीं, कुछ बंगाल के लिटरेचर भी मिल जाएंगे आपको, ऐसे टेक्स्ट मिलेंगे जिसमें आपको दिखेगा ये बंगाल में जो लोकल ब्राह्मण है उनको फिश कंज्यूम करने को अलाउ कर दिया गया था। तो यहां से आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर हम देखें तो कई सारी चीजें यहाँ पे होती है, ठीक है। वो क्या है कि फिश जो है वो एक सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है, और आप देखें तो पुअर कम्युनिटीज को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो एक तरह से ये उनकी डाइट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
और ये भी एक कारण था कि ब्राह्मण्स ने उनको फिश कंज्यूम करने को अलाउ करा। तो ये तो बात हो गई बंगाल ब्राह्मण्स की। ये क्या है, ये देखिए, ये एक पिक्चर है जो आपको बताएगा कुछ फिश के बारे में। देखिए, फिश बीइंग ड्रेस्ड फ्रॉम फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, टेराकोटा प्लेग फ्रॉम द विशालाक्षी टेम्पल। आरामगढ़ में ये विशालाक्षी टेम्पल है, वहां पे आपको फिश जो है वो ड्रेस्ड दिखाई जाएगी। देखिए एक फिश, ये देखिए, ये आप दिख रहे हैं, ये क्या है, ये फिश है जो ड्रेस्ड है। इस तरह से ये फिश है जिसे यहाँ पे पकड़ा हुआ है और ये इनके भोजन के लिए प्रस्तुत है। तो इस तरह से देखा जाए तो दीज फूड आइटम्स आर देयर इन बंगाल कम्युनिटी। तो ये तो हमने देख लिया। अब आ जाते हैं एम्ब्रेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप। तो एम्ब्रेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप भी हम देख लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह से जो नेशन स्टेट्स हैं उन्होंने ये एम्ब्रेंस शुरू कर दिया, वो भी हम यहाँ पे देखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप, चलिए देखते हैं। आप सब जानते हैं यूरोप में फ्रांस जो है वो रिवॉल्यूशन के टाइम पे नेशनलिज्म की भावना पीक पे थी ड्यूरिंग नेपोलियन, यू कैन से। अब देखिए क्या हुआ यूरोप में, यहाँ पे दिया है, टिल द 18th century पीपल इन यूरोप saw themselves as subjects of an empire, कि भाई हम तो जो एम्पायर बोलेगा वही कर सकते हैं, we have nothing else। तो such as the Austro-Hungarian Empire or the members of a church such as the Greek Orthodox Church वहां पे थे। But from the late 18th century people also began to identify themselves as a member of a community that spoke a common language such as French, German, commonly बोलते थे लोग। By the early 19th century in Romania, school textbooks began to be written in Romanian rather than Greek, and in Hungary, Hungarian was adopted as the official language instead of Latin। तो लैंग्वेजेस बदल रही थी, लोगों में लैंग्वेजेस के प्रति जो उनका अवेयरनेस है वो भी बदल रहा था। So these and other similar developments created the consciousness among the people that each linguistic community was a separate nation, कि भाई जितने भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी सेपरेट नहीं। आप देखिए फ्रेंच में या फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, पोर्तुगल हो गया, ये सब लैंग्वेज के बेस पे बटे हुए। हमारे इंडिया में देख लीजिए, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये सब लैंग्वेज के बेसिस पे बटे हुए। माना कि इंडिया का पार्ट है बट वहां पे अलग अलग नेशन स्टेट्स बने। तो ये हम देख सकते हैं, was a separate nation. This feeling was strengthened by the movement for Italian and German unification in the late 19th century. तो जर्मन यूनिफिकेशन में आपको ये सब देखने को मिलेगा, आपको इटालियन मूवमेंट्स में भी ये सब देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें उस समय बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। आप सब जानते हैं रोम एम्पायर जो है सबसे बड़ा एम्पायर था जो चलता था पहले, फिर धीरे धीरे ये टूटता गया। तो ये तो हमने देख लिया किस तरह से इमर्जेंस हुआ नेशन स्टेट्स का यूरोप में, फिश को किस तरह से फूड माना। अब हम देखेंगे रिकैप। तो जो भी हमने पढ़ा उसको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में आपको बता दिया गया है, so that you can remember what you have read. So let's start. Sanskrit was the official language of North India. Is it true? It is. So Sanskrit was the official language of North India till the rule of the Delhi Sultanate. Why? क्योंकि Delhi Sultanate कौन सी लैंग्वेज लाई? Persian language. Persian language has been used by the Delhi Sultanate in India. अब राजा तरंगिनी मैंने आपको बताया था इसके बारे में भी, और कथा, सरिता, सागरा एंड गीता गोविंदा आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट संस्कृत वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, ये भी मैंने आपको बताया था। अब अमीर खुसरो, इसके बारे में दिल्ली सल्तनत में अमीर खुसरो नाम के एक पोइट भी थे, जो आप देखेंगे तो मुगल दरबार में थे। आप देखेंगे तो अमीर खुसरो ने एक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी कई सारी चीजें करी है, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी इन्होंने बहुत सारी चीजें करी है।
तो अमीर खुसरो के बारे में मैं बोल रहा था आपसे कि अमीर खुसरो जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कई सारी जानकारी अपनी टेक्स्ट में दी थी। गियासुद्दीन तुगलक कौन था, आप सब जानते हैं, वो फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया, फिर फिरोज शाह तुगलक आया। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अब अमीर खुसरो रॉट द तुगलकनामा। ये तुगलकनामा जो है ना, आप सब सोचेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, नहीं, तुगलकनामा है गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, और पॉपुलराइज्ड कव्वाली। और अमीर खुसरो ने कव्वालीज में बहुत ज्यादा हाई टोन कर दिया था। कहां पे, जो मुगल कोर्ट था, सॉरी जो दिल्ली सल्तनत के जो कोर्ट हुआ करते थे ना, अमीर खुसरो वहां पे थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो अमीर खुसरो को इतना ज्यादा प्रेशराइज किया था कि आप हमारा कोर्ट नहीं छोड़ सकते। फिर वो भाग गए, वो अलग बात है, मगर उन्हें कोर्ट में उन्होंने एक तरह से रखने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी उन्होंने, क्योंकि अमीर खुसरो एक बहुत बड़े कवि भी थे, कव्वालीज वगैरह गाते थे, तो कोर्ट में उनकी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा थी। तो इस वजह से अमीर खुसरो को नहीं जाने दे रहे थे, मगर वो चले गए, क्या फोर्स तो इस्तेमाल करोगे तो कोई ना कोई तो कुछ करेगा। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन एन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदी वाज पृथ्वीराज रासो बाय चंद बारदाई। तो चंद बारदाई ने क्या किया, शुरुआत में जो हिंदी में पृथ्वीराज रासो है उसका जो वर्क है वो रेडी किया, एक टेक्स्ट बनाया। और जो मैंने अभी आपको बताया ना अमीर खुसरो के बारे में, तुगलकनामा, कव्वालीज वगैरह, ये सब उन्होंने किया। और चांद बरदाई ने ये वाला वर्क किया। अब आ जाइए आगे, ये सारा का सारा रिकेप है, मैं आपको बता चुका हूं अमीर खुसरो के बारे में। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो तुगलक में आया था, तुगलक डायनेस्टी में आया था। अब अब्दुल रहीम खान ए खाना रॉट भक्ति पोएट्री इन हिंदी। हिंदी में क्या किया उन्होंने, भक्ति पोएट्री करना शुरू कर दिया। अब द रामचरितमानस, द सूर सागर वर some of the important हिंदी वर्क्स ऑफ द मुगल पीरियड। तो कुछ ये जो वर्क्स है ना इंपॉर्टेंट हिंदी पीरियड के, वो मुगल सल्तनत के टाइम पे ही लिखे गए। अब इससे आपको पता लग रहा है कि मुगल्स जो है उन्हें तो मुस्लिम प्रचारक होना चाहिए, मगर वो तो रामचरितमानस इन पे क्यों जोड़ दे रहे, क्योंकि उस समय अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इन सब ने क्या किया कि सेकुलरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। अकबर तो एक नया रिलीजन लेके आ गया, मगर मान लिया उनका रिलीजन इतना नहीं चला। अब द गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों के ग्रंथ है, रिटन एंड कंपाइल्ड बाय द सिख गुरु, जो मैंने आपको बताया पंजाबी लैंग्वेज कहां से आई थी, इस तरह से आई। ये जो टेक्स्ट वगैरह है पंजाबी में लिखे गए थे, इन पंजाबी। गुरु ग्रंथ साहिब याद रखिएगा, मैंने आपको बता रखा है पंजाबी टॉपिक में। द हिंस और टू शिवा आर कंपाइल्ड इन द तिरुमुरई। मैंने आपको बताया था नयनार दलवार के बारे में। नयनार शिवा होते हैं और अलवार वैष्णवित्स होते हैं, दैट मींस they used to worship विष्णु and Nayanas used to worship शिवा। अब शिवा को प्रसन्न करने के लिए जो सॉन्ग्स गाए जाते थे, कंपोज किए जाते थे, उन सबको कंपाइल किया गया है तिरुमुरई में। ये वर्ड है जिसमें आपको सॉन्ग्स मिलेंगे शिवा को प्रेस करने की, प्रसन्न करने की। अब हिम्मत, अब विष्णु को अगर प्रेस करना है तो उसके लिए भी कोई कंपाइलेशन होना चाहिए, तो कहां मिलेगा आपको, नलाई गिरा दिव्या प्रबंधन। तो नलाई वीरिया दिव्या प्रबंधनम में आपको क्या मिल जाएगा, जो विष्णु को प्रेस करने वाले सॉन्ग्स हैं उनका कंपाइलेशन मिल जाएगा। अब कंबार रामायण ऑल्सो नोन एज द कंबारा मैना इज एन इंपॉर्टेंट तमिल वर्क ऑफ दिस टाइम। अब तमिल में भी आपको रामायण मिली, तमिल वर्क में तमिल भाषा यू कैन नो कि सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट भाषा जो बोली जाती है इंडिया में वो है तमिल भाषा, अगर हम डेट के अकॉर्डिंग चले तो। अब 14th सेंचुरी टेक्स्ट कौन सा, लीला तिलकम वाज कंपोज्ड इन मणि प्रवालम। तो देखिए जो लीला तिलकम टेक्स्ट है वो मणि प्रवालम टेक्स्ट जो है वहां पे कंज्यूम करी गई। मतलब दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो कई सारी चीजें कंपोज होती रहती है, वन डे और अनदर आप देखें कई सारी टेक्स्ट कंपोज हो गई बाय जस्ट टू प्रेज द किंग और अ गॉड। अब कृष्ण देवा राय, विष्णु विजयनगर एम्पायर का जो प्रोमिनेंट किंग था वो कौन था, वो था कृष्ण देवा राय, और वो खुद एक पोइट था, तो उसने कई सारे टेक्स्ट लिखे कृष्ण देवा राय ने भी, और उनमें से एक है
वाज फेमस फॉर अष्टा दिग्गजाज। तो 8 ग्रेट पोइट्स में उसका नाम अष्टा दिग्गजाज, उसने बनाए 8 ग्रेट पोइट्स। उसके कहां पे थे? उसके कोर्ट में थे, और वो खुद एक पोइट था। अब द मिनिएचर ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग, जो मैंने आपको बताया था मुगलों में डेवलप हुई थी। मुराल पेंटिंग्स क्या होती है? मान लीजिए कोई गुफा है, गुफा में आप पेंटिंग बनाओगे तो वो मुराल है। पत्थर में पेंटिंग बना रहे हो, मुराल पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग, कोई कैनवास आ गया उसमें पेंटिंग बना दी, मिनिएचर पेंटिंग। आपको पता होना चाहिए। तो मिडिवल पीरियड में मिनिएचर पेंटिंग बहुत ज्यादा आई। अब वेरियस आर्टिस्ट फ्रॉम द मुगल कोर्ट मूव्ड ऑन टू द कोर्ट्स ऑफ द इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स। आप जानते हैं मुगल एम्पायर टूट गया। अब जब मुगल एम्पायर टूटेगा तो क्या होगा? उसका डिवीजन होगा। अब डिवीजन होगा तो जो कोर्ट के जो जितने भी पोइट्स हैं वो क्या करेंगे? छोटे छोटे किंगडम्स अलग हुए हैं, उन सब में जाके अपनी चीजें कंपोज करेंगे, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही वही है। अगर मुगल एम्पायर नहीं मिला तो क्यों ना हिंदू किंगडम के वहां जाके कुछ किया जाए, कुछ आमदनी हो। तो दिस लेड टू द राइज ऑफ राजपूत, प्रहारी और दक्कानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये भी राइज हो गए, क्योंकि जिस भी जगह गए वो उन्होंने उनका मिक्सचर करके वो एक पेंटिंग बना दी, तो उनका नाम हो गया कि दक्कानी पेंटिंग, क्योंकि इसमें मुगल और दक्कन के कुछ है। फिर पहाड़ी में उन्होंने क्या किया? पहाड़ी का कुछ लिया, कुछ मुगल का ले लिया। राजपूत पेंटिंग में भी आप देखेंगे तो राजपूत का कुछ है, कुछ मुगल का है। तो मिक्सचर है, कोई भी एक नहीं है। मुगलों से पेंटिंग्स के मिक्स आपको मिलेंगे। द और न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज रबाब एंड द ईसारंगी वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द टर्क्स। ये भी आपको बताया जा चुका है। अब ध्रुपद और कयाल स्टाइल ऑफ सिंगिंग was practiced during the region of मुगल किंग मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के समय आपको मिलेगा क्या? कयाल स्टाइल और ध्रुपद स्टाइल ऑफ पेंटिंग। So these things you will see in that kingdom. Now, Chatrudanti Prakasika, a work on the Carnatic School of Music, was written in 17th century. ये भी आपको पता होना चाहिए, कार्नेटिक स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो 17th सेंचुरी में बिल्ड हुआ। फिर रिकैप है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन आवर पार्ट्स। अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स तो मैं आपको करा दूंगा और कुछ आपको होमवर्क में करने होंगे, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन आंसर चलिए करते हैं और कुछ होमवर्क में भी दिए जाएंगे आपको। पहला, अनंता वर्मन, बताइए ये कौन सी लैंग्वेज में आया था? ये आपको बताना, मैंने आपको बताया था लैंग्वेज जब पढ़ाई, ये होमवर्क हो गया आपका। जगन्नाथ अभी पढ़ाया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, थोड़े पार्ट्स में, पिछले वाले तीसरे या दूसरे पार्ट में पढ़ाया मैंने आपको। तो जगन्नाथ मैंने आपको बताया था पूरी में है, तो ये आ गया आपका पूरी। अभी मैंने आपको लीला तिकला कम भी बताया और मंगला का मिनिएचर पेंटिंग भी बताई मैंने आपको। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका। तो जिस तरह से दूसरा आया उस तरह से आपको ये सारे के सारे क्या करने होंगे? होमवर्क में करने होंगे, ठीक है? अब आ जाइए बी, व्हाट इज द मनी प्रबलम, नेम अ बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज। आपको बताना मनी प्रबलम क्या है, और आपको एक बुक भी लिखनी है और बुक का नाम बताना है जो इस लैंग्वेज में लिखी गई है। तो चलिए, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, यहां पे भी था, ये देखिए, लीला तिलकम वाज कंपोज्ड इन मनी प्रबलम, ठीक है? तो आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन था व्हाट इज मनी प्रबलम, और बुक का नाम तो मैंने आपको बता दिया, क्या है? लीला तिलकम। तो लीला तिलकम तो बुक का नाम हो गया। अब मनी प्रबलम कौन सा है, लैंग्वेज है, ये आपको बताना है। तो ये मैंने आपको बता रखा है, तो ये होमवर्क हो जाएगा आपका। बुक का नाम मैंने आपको बता दिया है, क्या है बुक का नाम? लीला तिलकम, ठीक है? अब आ जाइए सी, हु वर द मेजर पैट्रॉन्स ऑफ कथक। कथक के पैट्रॉन्स कौन कौन थे, ये आपको बताना है। बताइए कथक के कौन कौन से पैट्रॉन, चलिए देखते हैं। कथक में आ जाइए, कथक में आपको ये सब मिल जाएगा, ये तो बंगाल की बात है, हमें कथक में आना है। आ जाइए, कथक पेंटिंग्स कहां पे है, चलिए देखते हैं। जगन्नाथ कल्ट मैंने अभी आपको बताया था, कथक के बारे में भी मैंने आपको बताया था, किस तरह से कथक जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था हर जगह और चलता था।
तो अगर देखें जो कथक है वो एक तरह से बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था, कथा जो के बारे में बात करता है। तो चलिए देखते हैं, ये रहा स्टोरी ऑफ कथक। तो यहाँ से आपका आंसर शुरू होगा। कथक इज अ डांस फॉर्म दैट इज नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कथा व्हिच मींस स्टोरी टेलिंग। और महाभारत वगैरह फर्स्ट मेंशन्ड है महाभारत में, ये आपको यहाँ से दिखेगा। तो उसके बाद ग्रेजुअली इस तरह से कथक जो है मुगल वगैरह में भी आया। और इसके 3 घराना भी आप लिख सकते हैं। एक तो कथक का कौन सा घराना है, जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना, ठीक है। और आप चाहें तो वाजिद अली शाह भी बता दीजिएगा। तो यहां तक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कथक का आंसर। अब आ जाइए आपके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बंगाल। तो टेम्पल्स ऑफ बंगाल के आर्किटेक्चरल फीचर्स बताने हैं आपको। चलिए बंगाल में आ जाते हैं हम। अ क्लोजर लुक, हमने देखा था बंगाल का क्लोजर लुक, चलिए देखते हैं। ये देखिए क्लोजर लुक बंगाल। ये तो क्या है, द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। हमने रीजनल लैंग्वेजेस की ग्रोथ तो देख ही ली थी। हमें देखना है आर्किटेक्चरल ग्रोथ। तो ये देखिए टेम्पल के बारे में, तो मैंने आपको बताया था टेम्पल में किस तरह से चीजें हो रही थी। तो देखिए टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको मिलेंगे चीजें बहुत सारी। तो आपका टेम्पल आर्किटेक्चर कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। देखिए Bengal also witnessed the temple building spree from the late 15th century culminated in the 19th century. We have seen that temple and other religious structures were often built by the individuals और groups वगैरह, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, कोलू वर्गीस वगैरह। तो ये belonging to वगैरह से these special groups have built this। तो आपको जो है यहाँ तक कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स तक ये सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप ये हर्ट्स वगैरह के बारे में, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, रूफटॉप ये आप बताएंगे, ये प्लेन वगैरह। तो टैबलेट्स और कुछ टेम्पल्स में कुछ और चीजें हैं वो भी आप चाहें तो बता सकते हैं। तो यहां तक आपका आंसर होगा। ये सारी डिटेल्स आपको लिखनी होगी। तो इस तरह से हमारा ये बंगाल टेम्पल का भी क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए आपके अगले क्वेश्चन पे। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में करना है। ये क्या है, व्हाई डू वी नो सच मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ द रूलर देन अबाउट दोज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ये भी आपको होमवर्क में करना है। ये जो सारे क्वेश्चन है मैंने आपको अच्छी तरह से करा रखे हैं, तो ये आपको होमवर्क में करने हैं जिस तरह से सी और डी मैंने अभी आपको बताया। अब चलते हैं हम हमारे कुछ और एक्सरसाइजेस पे। चलिए ये एक्सरसाइजेस हम करने का ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुचिपुड़ी इज अ डांस फॉर्म, बताइए आंध्र प्रदेश का है, किसका है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपको बताना होगा, तो मैंने आपको बता रखा है। जो क्लासिकल डांस देखे थे ना हमने, याद कीजिए। क्लासिकल डांस में आपको देखने को मिल जाएगा राजधानी, पहाड़ी, डेक्कन, नीवर क्या है, स्कूल ऑफ पेंटिंग, स्कूल ऑफ म्यूजिक, स्कूल ऑफ लिटरेचर। मैंने आपको बताया था ये क्या है, स्कूल ऑफ पेंटिंग है। जिस तरह से दूसरा है उसी तरह से बाकी आपको होमवर्क में करने हैं। अब ये बी क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट में आंसर लिखने। अ क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम केरला, केरला से कौन सी क्लासिकल डांस फॉर्म है, यू कैन राइट द नेम। तो जितने भी क्लासिकल डांस देखे थे उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, हिंदी लैंग्वेज किस तरह से डेवलप हुई, हिंदी लैंग्वेज के आपको पार्ट में मिलेगा। तो ये भी आप होमवर्क में करके लाइए। थोड़ा होमवर्क ज्यादा है इस बार क्योंकि पिछली बार मैंने आपको कम दिया था। अब आ जाइए डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको क्या करने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं। हु वर द बोलास, बताइए बोलास के बारे में बताना है। ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो ये होमवर्क हो गया। हाउ आर रीजनल टेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो बताइए क्यों जरूरी है, ये भी बता रखा है मैंने आपको। राइट अ नोट ऑन द बंगाली टेम्पल आर्किटेक्चर, अभी जस्ट ऊपर बता के निपटा हूं मैं आपको। फोर्थ, राइट अ नोट ऑन एनी क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया, अभी मैंने आपको कथक बताया था। कथक के बाद आप देखिए तो कुचिपुड़ी देख लीजिए, कुचिपुड़ी नहीं तो आप कुछ और देख सकते हैं। तो जो क्लासिकल डांस है उसमें आप देख लीजिए। तो ये भी बता रखा है मैंने आपको। हाउ डिड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स हेल्प इन पॉपुलैरिटी म्यूजिक, मैंने आपको बताया म्यूजिक को किस तरह से हिम्स वगैरह गाते थे, प्रेस करते थे लॉर्ड विष्णु को, लॉर्ड शिवा को, वो सब यहाँ पे आएगा। अब आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भी बड़े आसान है। तो ये आप होमवर्क में करके लाइए। तो होमवर्क में ज्यादा है इस बार, ठीक है। अब आ जाइए आपके एफ, एफ क्या बात करता है, राइट और रॉन्ग। चैतन्य इंट्रोड्यूस कीर्तन्स, बताइए। नवाब वाजिद अली शाह पैटर्नाइज कुचिपुड़ी। गीता गोपीनाथ इज इन हिंदी। अमीर खुसरो डिसाइपल ऑफ सूफी सैन सलीम चिश्ती। मेवाड़, कोटला, किशनगढ़ वगैरह अब पहाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है। ये सब
आपको होमवर्क में करके लाना है। मैंने आपको डिटेल में पार्ट्स में बताया हुआ है। अब आ जाइए मैच द फॉलोइंग, ये भी आपको होमवर्क में करना है। मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल में बताया है। द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा, ये भी आपको बता रखा है। कथा तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए, डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द deity and proclaimed himself the deputy of the god acceptable to the local people, a word used in Sanskrit, other language languages for history। यहाँ पे इस तरह से आ गया। इस तरह से चौथे की तरह ही आपको बाकी करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स में। गीता गोपीनाथ, और ये तो क्या है, कृष्णा के बारे में, ये रामा वगैरह के बारे में बताता है। इस तरह से ये आप तिरुमुरई मैंने आपको बताया था, किस तरह से कलेक्शन है इसका, शिवा वगैरह और इनका वो, और ये नैला मुरादराज, ये भी आपको बताया था, रिकेप में आया था। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, रिकेप में कहाँ है, ये देखिए, रिकेप में यहाँ पे था, कहाँ है, ये देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, द हेमंस ऑफ शिवा को इंप्रेस करने के लिए प्रेस करते थे उनको तिरुमुरई में, और विष्णु को प्रेस करते थे उनको लोग नाला विराई दिव्या प्रबंधनम में। इस तरह से आपको ये मिल जाएगा, और आप चाहें तो इसको डिटेल में कर सकते हैं। तो ये तो होमवर्क हो गया, और ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरह से ये चीजें आपकी होगी। होमवर्क थोड़ा ज्यादा है मगर आपको करना होगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से डिटेल में बता रखा। पिछली बार कम होमवर्क था, इसलिए इस बार ज्यादा है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।